आज हम इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभवी तल के बारे में चर्चा करेंगे। इंग्लिश में इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो समविभवी तल, इसको क्या कहते हैं? समविभवी तल। तल मतलब सरफेस यानी एक प्लेन है। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब जहाँ इक्वल पोटेंशियल हो, मतलब एक ऐसा प्लेन जिसके हर एक पॉइंट का, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है, इस प्लेन के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम हो तो इसी को हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। देखिए क्या बोले, कोई एक ऐसा प्लेन जिसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, इसी को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। यानी एक शुद्ध हिंदी में बात करें तो एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो, समविभवी तल कहलाता। क्या कहलाता? समविभवी तल कहलाता। जिसको लिखना हो लिख लेंगे। मतलब एक ऐसा तल, विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो, समविभवी तल कहलाता। या इंग्लिश में लिखेंगे, ए प्लेन एट विच each point has equal potential या each point has same potential called equipotential surface। equipotential surface। अब एक बात और इसमें पूछता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होता है वो किस तरीके का होता है। तो हम बता दें, जब कभी भी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलरली यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये क्रॉस करेगा। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? ये प्लेन से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। पूछा है कई बार ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि angle between the electric field lines and equipotential surface is, चार ऑप्शन खुद से कुछ दे देगा, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ऑब्वियस है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी समकोण बनाता है। तो विद्युत बल रेखा, देखो विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा तथा समविभवी तल के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो विद्युत बल रेखा और समविभवी तल के बीच ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा तथा समविभवी तल के बीच कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब है कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो कई बार इसमें पूछता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इस बात को प्रूफ करो, सत्यापित करो। सीबीएसई बोर्ड कई बार ये सवाल पूछा है कि एंगल बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज 90 डिग्री, प्रूफ इट। तो मतलब इसको प्रूफ करना पड़ेगा। एक और सवाल है जो इसमें बार बार पूछा जाता है, जैसे कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाओगे। जैसे मान लो क्यू चार्ज है, इसको ए पॉइंट से कैरी करके बी पॉइंट तक लाए, तो ए पॉइंट से कैरी करते हुए बी पॉइंट तक अगर लाएंगे तो पूछेगा वर्क डन टू कैरी द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम बता दें, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया वर्क डन होता है ये 0 होता है। इस बात को भी हम आपको प्रूफ कर देते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया जो वर्क डन होता है ये 0 कैसे होता है। और इसी के हेल्प से हम फिर से प्रूफ कर देंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी समविभवी तल और विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो चलिए हम देखते हैं, वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मानते हैं कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है,
इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी एक समविभवी तल। क्या है? समविभवी तल। इस समविभवी तल पे यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मानते हैं कि कोई एक चार्ज है, क्यू चार्ज, जो पॉइंट ए से कैरी करके बी पॉइंट तक लाया जा रहा है। पॉइंट ए से बी तक अगर कैरी करके ला रहा हो किस चार्ज को? क्यू चार्ज को। तो इस क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कैरी करने में कितना वर्क डन होगा? चाहे देखो पाथ जो कोई भी हो, इधर से तुम घुमा के लाओ या इधर से घुमा के लाओ या कहीं से घुमा कर लाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को कैरी कर रहे हैं, व्हाट्सएवर इट्स पाथ इसका जो कुछ भी हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इस पे वर्क डन कितना होगा? तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, V इक्वल टू W/Q, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो V इक्वल टू W/Q है, तो अगर हम W इक्वल टू लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा? V इंटू क्यू। तो वर्क डन इक्वल टू V इंटू क्यू। ये V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर किसी दो पॉइंट के बीच का बात करेंगे तो ये V पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तब देखो डेल W इक्वल टू लिखेंगे Q इंटू डेल V। ये डेल V क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, हमको वर्क डन निकालना है कहाँ से कहाँ तक का, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को कैरी करने का काम किए थे, यानी समविभवी तल पर बिंदु ए से बी बिंदु तक उसको ढोने का काम किए थे चार्ज को। इसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। अच्छा, हम भली भांति जानते हैं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो ये वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा? जीरो, चूँकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है इक्विपोटेंशियल सरफेस के होने की वजह से। वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, यानी समविभवी तल पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ढोने में किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। ये 2 या 3 नंबर में पूछता, जिसको प्रूव करो कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो पर चार्ज को कैरी करते हैं एक पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये वर्क डन जीरो होता। तो देख लीजिए कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को कैरी करने में वर्क डन जीरो होता। इस बात को प्रूव करना होता। बिहार बोर्ड भी कई बार पूछा है और CBSE बोर्ड भी पूछा है। अब हम एक बात और प्रूव कर दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर ही होता है। इस बात को बिहार बोर्ड तो नहीं पूछा है, लेकिन CBSE बोर्ड बहुत मर्तबा पूछा है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होता, मतलब इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अच्छा देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी शुद्ध हिंदी में लिखेंगे तो समविभवी तल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये पोटेंशियल सरफेस से सरफेस के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कोई पूछेगा इस बात को तो प्रूफ ही करना है कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो कैसे करोगे? तो कुछ नहीं, हम मानते हैं वही। अभी एक पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में चार्ज को, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में चार्ज के द्वारा क्या गया वर्क डन कितना था? जीरो था। तो W इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो F वेक्टर डॉट X वेक्टर ये होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये वर्क डन इक्वल टू हम लोग Fx cos थीटा लिख सकते हैं। देखो, अगर किसी चार्ज को, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर कैरी करेंगे तो वर्क डन कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये X वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं।
मतलब ए से बी तक का जो वेक्टर, भले पाथ जो कोई भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो ये एक्स वेक्टर। तो चलो एफ एक्स इक्वल टू कॉस्ट, सिंस वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, यानी समविभवी तल पर किया गया कार्य शून्य होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे शून्य, शून्य इक्वल टू फोर्स एफ एक्स कॉस थीटा। ठीक, अच्छा देखो, शून्य इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा, तो फोर्स तो कभी जीरो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इस जगह चार्ज को तुम रखते हो तो निश्चित रूप से इस पे क्यू ई के बराबर फोर्स लगेगा। एफ इक्वल टू कितना होता है, क्यू इंटू ई, तो निश्चित रूप से फोर्स इस पे लगेगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स था, अगर क्यू चार्ज है तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू, तो फोर्स तो लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट भी कुछ ना कुछ हमको दिख रहा है, मतलब ये दोनों जीरो होने का कोई चांस नहीं है। तो हम लिखते हैं सिंस एफ डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब फोर्स जीरो हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डिस्प्लेसमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख पा रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट ये जीरो हो नहीं सकता। देखो, तीन संख्या का प्रोडक्ट जीरो है, यानी तीन संख्याओं का गुणनफल जीरो है, और ये दो स्पष्ट है कि ये दो जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि कॉस थीटा ही जीरो रहा होगा। इसका क्या मतलब है, कॉस थीटा जीरो रहा होगा। कॉस थीटा जीरो तब रहा होगा जबकि इसका वैल्यू कॉस 90 रहा होगा, क्योंकि कॉस 90 का ही वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, और थीटा 90 डिग्री हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90, क्योंकि कॉस 90 का ही वैल्यू कितना होता है, लड्डू होता, कॉस 90 का ही वैल्यू जीरो होता। तो थीटा जीरो का मतलब, थीटा जीरो का मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच जो एंगल है, देखो यहाँ फोर्स किसके डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इट मीन्स एंगल बिटवीन फोर्स इज, मतलब थीटा 90 डिग्री होने का मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आपको भली भांति पता है फोर्स पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा। तो फोर्स इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक बात बता देते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस है, डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मीन्स कि प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर, देखिए फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट आया था, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी विद्युत बल रेखा की जो दिशा है, यानी विद्युत क्षेत्र का जो दिशा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी विस्थापन से लंबवत होगा कौन, विद्युत क्षेत्र रेखा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई एफ साथ में लिख ही देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर टू पीपीआर, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब कहेगा प्लेन से परपेंडिकुलर कैसे कर दिए, क्योंकि देखो जहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस है कि प्लेन में ही रहा होगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये प्लेन में रहा, इसका मतलब प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, प्लेन से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी विस्थापन सदिश तल के दिशा में होगा, यानी तल में ही विस्थापन सदिश होता है, तो तल से देखो विस्थापन से लंबवत है विद्युत क्षेत्र, इसका मतलब है कि तल से लंबवत है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र लंबवत होने का मतलब कि विद्युत बल रेखा लंबवत है, यानी समविभवी तल से विद्युत बल रेखा लंबवत है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज प्लेन में लाई करेगा, यानी विस्थापन जो है तल में ही होगा, तो विस्थापन से विद्युत बल रेखा लंबवत है, यानी कि तल से विद्युत बल रेखा लंबवत है, जो कि इस बात को सत्यापित करता है। तो ये कई बार सीबीएसई बोर्ड पूछा है, ऐसे तो सिंपल बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता, लेकिन अगर पूछ दिया कि कैसे होगा परपेंडिकुलर, तो इस बात को इसी तरीके से हम लोग प्रूव कर देते हैं।